हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स रीडिंग एबी बेसिक्स पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है पदार्थ, धातु एवं अधातु, यानी मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो चैप्टर आज हम करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं और कई बार दोस्तों ज़्यादा भी आ जाते हैं और कम भी हो जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं सभी चैप्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से मिनिमम 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो हमें अगर सिलेक्शन चाहिए तो सभी चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो सकता है। अगर आपने एक भी चैप्टर को छोड़ा तो समझ लो दोस्तों आपने 2 या 3 क्वेश्चंस को छोड़ दिया। और आपको पता है कि बहुत कम सीट्स है नवोदय में, सिलेक्शन के लिए दोस्तों एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो हमें इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से समझना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा बिल्कुल अच्छे से समझाने की। आपको भी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले दोस्तों देख लेते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ताकि आपके दिमाग में एक रोड मैप तैयार हो जाए और आपको चैप्टर समझने में आसानी रहे। तो हमें क्या क्या टॉपिक दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी दोस्तों सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, क्योंकि जब इनके बारे में पता होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी जो हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुओं और अधातुओं के उपयोग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुओं एवं अधातुओं में अंतर, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी, उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर चांस रहते हैं कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बने तो इस टॉपिक से जरूर एक क्वेश्चन बनता है। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी संक्षारण और संक्षारण की रोकथाम। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना, ताकि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए तो आपका वो बिल्कुल भी गलत ना हो और आपको उसका मार्क्स मिले, आप सही करके आए। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझना। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। दोस्तों जो ये चैप्टर है इसकी वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है। सबसे पहले पार्ट में हम मेटल्स को कवर करेंगे, मेटल्स के बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके यूजेज और जो रिएक्टिविटी सीरीज इसको कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, ताकि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेटल्स की। मेटल्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स, यानी दोस्तों वे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स जो कि क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? धन आयन बनाते हैं। जैसे दोस्तों सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों मेटल्स होते हैं। इनमें एक नेचर होता है, इनका एक प्रवृत्ति होती है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, यानी कि धनायन बनाते हैं। जैसे दोस्तों जो सोडियम है इसे हम Na से डिनोट करते हैं। सोडियम क्या करता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोस्तों नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं आप। तो जो सोडियम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यानी एक नेगेटिव चीज़ जिससे दूर चली गई तो इसके पास कैसा चार्ज आएगा दोस्तों,
प्लस चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, कैसा आयन आ जाता है, प्लस आयन बनाता है, Na प्लस बनाता है। ऐसे ही दोस्तों जो पोटाशियम है दोस्तों, वो भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और K प्लस आयन बनाता है, जो कि क्या है, पॉजिटिव आयन है, धनायन है। धन एक होता है दोस्तों धन, धन को पॉजिटिव कहते हैं, और एक होता है ऋण, ऋण को कहते हैं नेगेटिव। तो ये धनायन बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो ये था पहला पॉइंट दोस्तों। और दोस्तों जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं, लॉस करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, नहीं प्राप्त करते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेंगे, जैसे दोस्तों क्लोरीन है, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन लिया दोस्तों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो Cl है वो क्या बन जाएगा दोस्तों, Cl नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। यानी जो क्लोरीन है, जो भी जितने भी नॉन मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। जबकि मेटल्स क्या बनाते हैं दोस्तों, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया दोस्तों कि वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, मेटल्स। और अगर ऐसे आया कि वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों, नॉन मेटल्स। तो अगर उम्मीद है दोस्तों अगर इस टॉपिक से, इस लाइन से अगर क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल सही करके आओगे। उसके बाद दोस्तों मेटल्स को और हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जो वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। यानी दोस्तों ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को क्या करते हैं दोस्तों, कंडक्ट करते हैं। हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करते हैं दोस्तों, कंडक्ट करते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा जो घरों में तारें बनाई जाती हैं जिनसे करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होते हैं, वो मेटल्स की ही होती हैं। और दोस्तों जो हीट है उसके भी ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर के बारे में दोस्तों हमने थर्ड चैप्टर में भी थोड़ा पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। तो आपको याद रखना है जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसके गुड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, मेलिएबल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं दोस्तों, मेलिएबल होते हैं, यानी कि आघात वर्धनीय होते हैं। और साथ ही ये क्या होते हैं दोस्तों, डक्टाइल होते हैं, यानी कि तन्य होते हैं। ये इनकी दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। इसको हम जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके बाद उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों जो सामान्यतः जो कमरे का ताप होता है उस पर जितने भी मेटल्स होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है दोस्तों जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। जितने भी मेटल्स हैं दोस्तों वो सभी ठोस अवस्था में, यानी कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सभी किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में। लेकिन मरकरी है जो, जिसे हिंदी में दोस्तों पारा कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पारा। पारा है दोस्तों जो थर्मोमीटर डॉक्टर यूज़ करते हैं बुखार मापने के लिए, तो उसमें मरकरी होती है। ये क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो जाती है। तो जो पारा होता है वो रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में होता है दोस्तों, लिक्विड अवस्था में, यानी कि लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में होता है। बाकी जितने भी जो मेटल्स होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं जिसमें बाकी सभी तो जैसे दोस्तों ठोस हो गए, लेकिन मरकरी क्या है, अकेली ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, रूम टेम्परेचर पे। तो ऐसे पॉइंट्स से इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, तो अभी जो अब आपको पता है एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, सोडियम, पोटासियम, जिंक, निकल और कुछ मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, ये सभी क्या है दोस्तों, मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये तो दोस्तों मेटल के बारे में। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है वो है फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था। तो इसमें क्या है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट इन द सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। यानी दोस्तों सभी धातुएं मरकरी को छोड़कर, किसे छोड़कर, मरकरी को छोड़कर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो अभी हमने पढ़ा है दोस्तों जितने भी मेटल्स हैं वो सभी क्या होते हैं दोस्तों, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन मरकरी, पारा एक ऐसा मेटल है जो कि किस में पाया जाता है दोस्तों, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। कब, कमरे के ताप पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर। तो एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी वो है आभा,
यानी जिसे हम क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। तो दोस्तों ऑल मेटल्स हैव ए शाइनी अपीयरेंस, जितने भी मेटल होते हैं दोस्तों उनमें क्या होती है, एक चमक होती है, आपने देखा होगा। दिस शाइनी अपीयरेंस इज नोन एज मेटेलिक लस्टर, और इसी चमक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, धात्विक आभा या धात्विक चमक कहते हैं। दोस्तों धात्विक चमक के कारण ही इनका प्रयोग ज्वेलरी तथा सजावट की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। जो मेटल्स होते हैं दोस्तों उनको ज्वेलरी और डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है दोस्तों, शाइनी अपीयरेंस होती है, एक चमक होती है। आपने देखा होगा दोस्तों जो सोना चांदी है उसके आभूषण बनाए जाते हैं, ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि उस वो क्या होते हैं दोस्तों, चमकदार होते हैं, उनमें चमक होती है। तो सोना चांदी भी क्या है दोस्तों, मेटल है। तो मेटल्स क्या है दोस्तों, ये लश्चरस होते हैं, यानी इनमें चमक होती है। और आपको पता है दोस्तों ज्वेलरी में या डेकोरेशन में किस मेटल का यूज़ किया जाएगा, किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा, जो चमकदार होगी। तो जो मेटल्स होते हैं वो चमकदार होते हैं दोस्तों, जैसे चांदी हो गया या मान लो सोना हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, मेटल्स हैं। इनका प्रयोग किया जाता है ज्वेलरी में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो लस्टरस है वो मेटल की एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद दोस्तों जो भी अभी हम पढ़ रहे थे, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी को कहते हैं आघातवर्धनीयता और डक्टिलिटी को कहते हैं तन्यता। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इनमें आपको कंफ्यूज भी नहीं होना, क्योंकि कई बार क्या होते हैं स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेलिबिलिटी कौन सी, डक्टिलिटी कौन सी है। तो अच्छे से समझना ताकि आपको ध्यान में रहे और एग्जाम में अगर आ जाए तो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों मेलिबिलिटी। The property of beating a metal with hammer into sheets is called malleability. Gold and silver are most malleable metals. देखो दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ बीटिंग ए मेटल यानी धातुओं का एक ऐसा गुण जिसके कारण उन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, अघातवर्ध्यता यानी कि अघातवर्धनीयता कहलाता है। दोस्तों जो मेटल्स होते हैं अगर हम उन्हें हथौड़े से पीटते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। इसमें मेटल्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप लोहे की कील लोगे और उसे हथौड़े से क्या करोगे, पीटोगे, तो वो क्या होगी दोस्तों, फैल जाएगी, यानी कि मतलब टूटेगी नहीं, क्या होगी, वो फैल जाएगी। थोड़ा उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो जो मेटल्स होते हैं दोस्तों जब उन्हें हथौड़े से पीटा जाता है तो वो क्या होते हैं, पतली चादर में मतलब उनकी चादरें बन जाती हैं, उनकी चादरें बनाई जा सकती है, पीट पीट कर उनको बिल्कुल ही पतला किया जा सकता है, उनकी चादरें बनाई जा सकती है। तो एक ऐसा गुण जिसके कारण जो मेटल्स हैं उन्हें पीट कर, हथौड़े से पीट कर क्या बनाई जाती है, पतली चादरें बनाई जाती है, यानी शीट्स में उनको बदला जाता है बीटिंग के बाद, यानी कि उनको पीटने के बाद हैमर से, हथौड़े से। तो जो ये प्रॉपर्टी होती है शीट्स में इनको बदलने की, वो क्या होती है दोस्तों, मेलिबिलिटी होती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलिबिलिटी कहते हैं। तो एक तो सीधा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी डेफिनेशन दे देंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ बीटिंग मेटल विद हैमर इनटू शीट्स इज कॉल्ड डैश। तो आपको बताना है कि उसे क्या कहते हैं, मेलिबिलिटी कहते हैं। ऑप्शन में मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी या और भी एग्जांपल्स ऑप्शंस होंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, मेलिबिलिटी कहते हैं। इसको मेलिबिलिटी को याद रखना दोस्तों कि हैमर से पीटकर शीट्स में कन्वर्ट करना, यानी हथौड़े से पीटकर जो मेटल्स हैं उन्हें किस में बदलना, पतली चादर बनाना उनकी। तो ये मेलिबिलिटी है। अब दोस्तों कौन से जो मेटल्स हैं जो सबसे ज़्यादा मेलिएबल है, जो गोल्ड है और सिल्वर है, ये सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स हैं, यानी कि सर्वाधिक अघातवर्ध्य धातु हैं। आपने देखा होगा जो सुनार होते हैं वो सोने को पीटकर बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन के छोटे छोटे भी दोस्तों आपने देखा होगा अंगूठी वगैरह होती तो सोने से बनाई जाती हैं। तो सोना क्या बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल है और चांदी भी क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल है। इनको आभूषणों में भी यूज़ किया जाता है, तो इनको पीट कर बिल्कुल पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। ऐसी दोस्तों एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, जिसे हम कहते हैं तन्यता। तो जो डक्टिलिटी है वो क्या होती है, देखो दोस्तों, द प्रॉपर्टी दैट अलाउज मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिविटी। डक्टिविटी में क्या होता है दोस्तों, धातु का वह गुण है जिसके कारण इन्हें खींचकर पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों इसमें पीटकर चादरें बनाई जाती थी और इसमें खींचकर क्या बनाते हैं, पतली तारें बनाते हैं। यानी जो मेटल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो लंबी लंबी पतली पतली तारें होती हैं उनमें बदल सकते हैं। तो ये भी आपको एक याद रखनी है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है दोस्तों, द प्रॉपर्टी दैट अलाउज मेटल टू बी ड्रोन इनटू वायर इज कॉल्ड डैश। तो डैश में ऑप्शन दे देंगे, मेलिबिलिटी, कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, सभी ऑप्शन दे देंगे 4। तो आपको बताना है कि वायर्स वाली कौन सी होती है, डक्टिलिटी, और शीट्स वाली क्या होती है दोस्तों, मेलिबिलिटी। तो ये दोनों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है वो कौन कौन से है,
सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल दोस्तों वैसे गोल्ड और सिल्वर होते हैं। सोना और चांदी क्या है दोस्तों सबसे ज़्यादा डक्टाइल भी हैं और सबसे ज़्यादा मेलिएबल भी हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी देखा है कि सोने और चांदी की तारें हम घर में यूज़ करते हो? क्योंकि दोस्तों इसकी तारें क्यों नहीं यूज़ की जाती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगे मटेरियल होते हैं, महंगे मेटल्स होते हैं। तो इनकी जगह आपने जो घरों में जो तारें होती हैं बिजली की, वो किसकी बनी होती है दोस्तों? कॉपर और एल्यूमीनियम की होती हैं, जो कि कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी की, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अभी हमने पढ़ा है मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो कॉपर और एल्यूमीनियम भी क्या है दोस्तों? मेटल्स हैं। कॉपर को और एल्यूमीनियम को क्या करते हैं, इससे पतली तारें बनाई जाती हैं इनको खींचकर। तो दोस्तों जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल वैसे तो गोल्ड एंड सिल्वर है, लेकिन इलेक्ट्रिकल जो वायर्स बनाने में किसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है? कॉपर और एल्यूमीनियम का। गोल्ड सिल्वर का इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महंगे होते हैं, आप जानते हैं। तो डक्टिलिटी भी आपको याद रखनी है। उसके बाद है दोस्तों कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी कि चालकता, जो अभी अभी हमने पढ़ा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो इससे पहले शुरू में पढ़ा था दोस्तों। मेटल्स आर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो धातुएं हैं वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। दे क्विकली ट्रांसमिट हीट फ्रॉम वन एंड टू अदर। यानी दोस्तों ये क्या करती हैं? हीट को, मान लो कोई मेटल की रोड है तो ये क्या करेंगी? हीट को अगर हम यहाँ से गर्म करेंगे किसी मेटल को, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरा मेटल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो जो हीट है वो एक मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक क्या हो जाती है? ट्रांसफ़र हो जाती है, ईजिली क्या हो जाती है? ट्रांसमिट हो जाती है। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं? हीट होते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो मतलब मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। जो मेटल्स हैं उनकी वायर्स बनाई जाती हैं, जैसे हमने डक्टिलिटी में पढ़ा कौन कौन से? कॉपर और एल्यूमिनियम। तो इनकी वायर्स बनाई जाती है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है उसमें यूज़ करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के दोनों के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। तो जो गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम हो गया दोस्तों, ये क्या है? बेस्ट कंडक्टर है। एक जो आपको याद रखना है लेड है, जो लेड दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं? पीबी से डिनोट करते हैं, पीबी से। जो लेड है दोस्तों ये भी मेटल है, लेकिन ये क्या है? पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। मेटल क्या है दोस्तों? पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो आपको दोस्तों ऑप्शन में 4 मेटल दे देगा, जिसमें से एक मेटल क्या होगा? पीबी भी होगा। है तो सभी मेटल्स दोस्तों, हमने पढ़ा है कि मेटल्स क्या होते हैं? कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन दोस्तों जो पीबी है वो एक ऐसा मेटल है जिसे हम लेड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? लेड कहते हैं। ये एक ऐसा मेटल है जो ऊष्मा का क्या है दोस्तों? कुचालक है। यानी कि हीट का क्या है? एक बैड कंडक्टर है, पूरेस्ट कंडक्टर, पूर कंडक्टर ऑफ हीट है। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो दोस्तों ये 5वीं प्रॉपर्टी थी कंडक्टिविटी यानी चालकता। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो 6th है दोस्तों वो है कठोरता यानी कि हार्डनेस। कठोरता यानी हार्डनेस, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, कठोर यानी कि हार्ड। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, उनको हम काट नहीं सकते दोस्तों ईजिली, बहुत ही मुश्किल होती है उनको काटने में। लेकिन दोस्तों कुछ मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ये मेटल्स क्या होते हैं दोस्तों? सॉफ्ट होते हैं। इनको हम आसानी से चाकू के साथ काट सकते हैं। तो अगर मतलब क्वेश्चन आया दोस्तों कि कौन से मेटल्स हैं जिन्हें हम चाकू के साथ इजीली काट सकते हैं, और ऑप्शन में अगर आपको सोडियम, पोटासियम या मैग्नीशियम में से कोई भी मिला तो वो आपका आंसर हो जाएगा। और अगर तीनों दे दिए दोस्तों और लास्ट में लिख दिए सभी, तो वो भी तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। तो इनको याद कर लो दोस्तों, सोडियम, पोटासियम और जो मैग्नीशियम है बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं दोस्तों, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। लेकिन जो बाकी और मेटल्स हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं यानी हार्ड होते हैं, तो उन्हें हम चाकू से काट नहीं सकते। और उसको तो पारा यानी कि मरकरी तो आपको पता चल गया दोस्तों, वो क्या होती है? लिक्विड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है दोस्तों गलनांक तथा क्वथनांक यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर होता है दोस्तों जिसमें कोई भी सॉलिड है जो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी सॉलिड है दोस्तों वो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो टेम्परेचर उस सॉलिड का, या जो भी वो धातु होगी या अधातु कोई भी मटेरियल होगा, वो उसका क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में बदल जाता है उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं।
और दोस्तों बॉयल का मतलब होता है उबालना, जैसे हम पानी को उबालते हैं। तो कोई भी लिक्विड को हम गर्म करेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे कि जो लिक्विड है दोस्तों वो वाष्पीकरण हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों हम वाटर को गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि वो वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो वाटर है, पानी है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही कोई भी लिक्विड है दोस्तों, कोई भी द्रव्य अवस्था में पदार्थ है, जब वह उसे गर्म करते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे वो क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस तापमान को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जब सॉलिड से लिक्विड में बनता है तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों मेटल्स आर जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं दोस्तों उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि ये इनको मेल्ट करने के लिए और बॉईल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो सोडियम है वो पोटासियम है, जैसे कि ये क्या थे दोस्तों, सॉफ्ट मेटल्स है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। तो ये आपको याद रखना है, सोडियम पोटासियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है दोस्तों, हाई होता है। तो दोस्तों ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक सीरीज दिखा देता हूँ मेटल्स की कि वो कैसे होती है। ये रही दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव टू मोस्ट रिएक्टिव में अरेंज किए जाते हैं। सबसे नीचे जो मेटल्स होते हैं दोस्तों वो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि सबसे कम क्रियाशील होते हैं। वो जो सबसे ऊपर होते हैं इस श्रेणी में, इस सीरीज में, वो क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो कम क्रियाशील से ज़्यादा क्रियाशील में इसको अरेंज किया जाता है, इसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। जैसे दोस्तों गोल्ड सबसे कम क्रियाशील है और पोटासियम है जो वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज। यानी दोस्तों धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखने पर प्राप्त श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो धातुओं को हम कैसे लिख रहे हैं दोस्तों, उनकी क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग घटते क्रम में लिख रहे हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर तो क्या है दोस्तों, हाई रिएक्टिव थे, जो मतलब कि मोस्ट रिएक्टिव लिखे हमने, और नीचे क्या लिखे, लीस्ट रिएक्टिव लिखे, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील तो ऊपर थे और नीचे क्या थे दोस्तों, सबसे कम क्रियाशील। तो कैसे लिख रहे हैं हम, घटते क्रम में लिख रहे हैं उनकी क्रियाशीलता। जब हम नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता घटती है, ऊपर जाते हैं श्रेणी में तो क्रियाशीलता बढ़ती है। तो दोस्तों धातुओं को अगर हम उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और दोस्तों उसके बाद है इन दिस सीरीज, इस सीरीज में द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप वेयर एज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम। जो अभी हमने दोस्तों आपको सीरीज में दिखाया कि जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है और जो सबसे कम क्रियाशील धातु है उसको हम नीचे रखते हैं। तो यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं तो जो क्रियाशीलता कम होती है और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में यही बात लिखी हुई है, एज वी गो डाउन द सीरीज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज। यानी जब हम सीरीज में नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो केमिकल रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज होती है, यानी कि घटती है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, सबसे ऊपर क्या है, ज़्यादा क्रियाशील धातु और नीचे क्या है, कम क्रियाशील धातु। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है दोस्तों, क्रियाशीलता कम होती चली जाती है। और इसका उल्टा अगर नीचे से ऊपर जाएंगे दोस्तों तो क्रियाशीलता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या है, हाई रिएक्टिव और नीचे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है वो है all metals which placed above hydrogen in activity series can lose electron more readily than hydrogen. These metals are called more reactive than hydrogen. दोस्तों सबसे पहले आपको हाइड्रोजन दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये रहा दोस्तों हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी दोस्तों मतलब मेटल्स होंगे
वो क्या होंगे, इससे ज़्यादा रिएक्टिव कहलाएंगे। और हाइड्रोजन के नीचे होंगे, ये क्या होंगे दोस्तों, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होंगे, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे। तो ये हाइड्रोजन है दोस्तों, इससे ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होंगे, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, यानी कि इनकी जो रिएक्टिविटी होगी, क्रियाशीलता होगी, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी। और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम होगी, क्योंकि दोस्तों ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है क्रियाशीलता और नीचे की तरफ घटती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, जो मेटल्स होते हैं जो कि कहाँ पे हैं दोस्तों, अबव हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, वो क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से लॉस कर सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको ईजिली क्या कर सकते हैं दोस्तों, त्याग कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन का बहुत ही शीघ्रता से आसानी से त्याग कर सकते हैं। जैसे जो सोडियम हो गया दोस्तों, पोटाशियम हो गया, ये आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आसानी से त्याग कर सकते हैं, तो इसका मतलब दोस्तों ये जल्दी क्या कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी त्यागता है वो उतनी ही जल्दी क्रिया करता है। तो जो सोडियम और पोटाशियम में भी मेटल्स को बहुत ही जल्दी त्यागते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत सबसे ज़्यादा क्या है, क्रियाशील धातु है। जबकि दोस्तों जो गोल्ड वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो उनकी स्पीड कह लो आप, वो बहुत ही मतलब कम होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। स्पीड क्या होती है, कम होती है, क्योंकि टाइम क्या ले रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लेते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में, तो इसलिए उनकी जो क्रियाशीलता है वो कम है। लेकिन सोडियम और पोटाशियम क्या होते हैं, बहुत ही शीघ्रता से बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, इसलिए इनकी जो सक्रियता है वो क्या है, ज़्यादा होती है। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं दोस्तों, वो क्या है, जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। और हाइड्रोजन से जो नीचे लिखे गए मेटल्स हैं उनकी क्रियाशीलता कम है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करते। तो दूसरे पॉइंट में यही लिखा है कि ऑन द अदर हैंड ऑल मेटल्स विच आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज लूज electrons less readily than hydrogen and hence they are regarded as metals less reactive than hydrogen। तो इसने कहा है दोस्तों कि जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो क्या है, हाइड्रोजन की तुलना में बहुत ही मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, इसलिए जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो सभी क्या है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु होती हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर तो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होगी, हाइड्रोजन से नीचे हैं तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होंगे। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, हेंस दे आर केप्ट सबमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये क्या है कि उच्च क्रियाशीलता के कारण सोडियम और पोटासियम हवा की नमी के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। यानी अभी आपने सीरीज में देखा कि जो सोडियम और पोटासियम होते हैं ये सबसे ज़्यादा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों क्रियाशीलता इनकी अधिक होने के कारण जो सोडियम और पोटासियम है ये क्या करते हैं, हवा की जो नमी होती है हवा के साथ भी क्या कर लेते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं। अगर इनको हवा में रखा जाए तो ये उसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको खुला नहीं रखा जाता, इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मेटल को केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों सोडियम या फिर पोटाशियम या फिर दोनों भी आ सकता है, दोनों में से कोई नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन आया तो दोनों को रखा जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर ऑप्शन में सोडियम पोटाशियम में से कोई एक है और बाकी तीन ऑप्शन अलग है, तो उसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सोडियम और या सोडियम हुआ तो सोडियम, पोटाशियम हुआ तो पोटाशियम। तो सोडियम और पोटाशियम को दोस्तों केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, उच्च होती है, हाई रिएक्टिविटी होती है, जिससे अगर इनको खुले में रखा जाए एयर में तो जो क्या करते हैं दोस्तों, एयर में जो नमी प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसके साथ ही अभिक्रिया कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ड्यू टू लो रिएक्टिविटी कॉपर सिल्वर गोल्ड एटसेट्रा यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। दोस्तों जो कॉपर हो गया, चांदी सोना यानी कि सिल्वर गोल्ड हो गया, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है, और लो रिएक्टिविटी होने के कारण ये क्या है दोस्तों, रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड यानी अम्ल, इसको हिंदी में अम्ल कहते हैं। तो जो कॉपर सिल्वर गोल्ड जिनकी रिएक्टिविटी लो है वो क्या है दोस्तों, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है,
ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल बहुत ही क्या होती है, कम होती है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है रिएक्टिविटी सीरीज से, आपको कोई भी 4 इसमें से मेटल उठा लेंगे, जैसे जिंक उठा लिया, ठीक है, उसके बाद आयरन उठा लिया, फिर दोस्तों कॉपर उठा लिया, और फिर उसके पहले एल्यूमिनियम उठा लिया। तो आपसे पूछेगा दोस्तों कि इनको सही क्रम में लगाओ, कि सही क्रम कौन सा है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो आपको ये रिएक्टिविटी का जो क्रम है याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, पोटासियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, इसको आयरन भी कहते हैं, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और ये मरकरी है, सिल्वर है दोस्तों, गोल्ड है। तो इनकी है जो दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है कि कौन किससे ज़्यादा है और कौन किससे कम है। कॉपर दोस्तों और गोल्ड और सिल्वर ये सबसे कम होते हैं। और दोस्तों जो हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर है, जो लेड है उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी आयरन की होती है, फिर जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम इनकी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको एक बार आप याद कर लेना। अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स हैं वो याद हो गए कि कौन किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा और किसकी कम है, तो इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आया दोस्तों आपका गलत नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं दोस्तों इस रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आने की। तो इसको आप लर्न कर लेना अच्छे से। अब दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं के रासायनिक गुण। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पहला है ऑक्सीजन के साथ क्रिया, यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ये देखो दोस्तों, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, दीज ऑक्साइड्स आर एल्कलाइन और बेसिक इन नेचर। बेसिक मेटल ऑक्साइड्स टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। दोस्तों जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं दोस्तों, ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल जिस भी मतलब कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। यानी सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। यानी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम हुआ तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हुआ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक हुआ तो जिंक ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल होगा वो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन आया, सबसे पहले तो आपको मेटल और नॉन मेटल पता होने चाहिए। अभी मेटल्स की वीडियो है तो मेटल्स तो आपको समझ में आ जाएंगे, नॉन मेटल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो जो मेटल्स हैं दोस्तों, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आपको पता है मेटल है। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के। ये इनका क्या है कि दोस्तों ये केमिकल प्रॉपर्टी है कि अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन अगर आया कि सोडियम अगर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम कुछ भी और दे देंगे दोस्तों आपको ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाता है। तो ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड ही बनते हैं, ज़्यादातर यही होता है। उसके बाद दोस्तों अब जो ये ऑक्साइड बनाई दोस्तों, ये क्या होगी दोस्तों, बेसिक होगी। इसका जो नेचर होगा वो कैसा होता है दोस्तों, बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय। एक होता है दोस्तों एसिडिक, एक होता है बेसिक। एसिड और बेस, कुछ दोस्तों जो मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, और कुछ होते हैं वो बेसिक होते हैं। अब दोस्तों अब ये क्या है, बेसिक है, क्षारीय है, तो ये क्या करेगा, लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। दोस्तों आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने की, याद रखना बहुत ही काम आएगी। एक होता है दोस्तों एसिड और एक होते हैं दोस्तों बेस। जो बेस होते हैं दोस्तों वो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, लाल को नीले में बदल देते हैं, कौन दोस्तों, बेस। और जो एसिड होते हैं वो नीले को लाल में बदल देते हैं, यानी एन से नीला, एल से लाल, नीला लाल, लाल नीला। तो दोस्तों जो एसिड होते हैं वो नीले को लाल में बदलते हैं, और जो बेसिक होते हैं वो लाल को नीले में बदल देते हैं। तो दोस्तों ट्रिक क्या है, आपको देखो BLN, BLN से आप क्या याद रख सकते हो, बेलन। बेलन तो आपने सुना ही होगा, तो BLN से आप क्या याद रख सकते हो, बेलन। तो B से बेस, L से लाल, N से नीला, यानी बेस क्या करते हैं, लाल से नीले में बदलते हैं, किसको, लाल लिटमस को। और ANL से क्या बनता है दोस्तों, अनील।
तो अनिल भी आपने सुना होगा नाम होता है। तो एसिड क्या करते हैं, एन को यानी कि नीले को किस में बदल देते हैं, लाल लिटमस में बदल देते हैं। तो अनिल और बेलन याद रखना दोस्तों। आपका अगर कोई क्वेश्चन आया कि बेस है जो वो लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं, वो जो एसिड है वो नीले को लाल में बदल देते हैं, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब देखो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि जो ये ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं दोस्तों, बेसिक होते हैं। तो बेस को बताना है कि ये क्या करेगा, बेलन, बेस से बेलन याद रख लेना, लाल को नीले में बदलेगा। तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद वाटर। दोस्तों जैसे मेटल्स हैं जो वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे ही वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अब दोस्तों डिफरेंट मेटल्स बिहेव डिफरेंटली इन देयर रिएक्शन विद वाटर एंड इवोल्व हाइड्रोजन। अलग अलग मेटल्स है दोस्तों वो अलग अलग तरीके से मतलब क्रिया करते हैं वाटर के साथ। सोडियम है दोस्तों वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है पानी के साथ, और पानी के साथ रिएक्ट करता है। जबकि जो कॉपर है, वो सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये तो दोस्तों वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करते। तो मतलब कि जो सोडियम वगैरह हो गए वो तो बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, लेकिन कॉपर हो गया दोस्तों, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, कॉपर सिल्वर गोल्ड हो गया, ये क्या है दोस्तों, बहुत ही कम क्रियाशील धातु है। अभी आपने जो सीरीज थी मेटल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आ रही है। देखो दोस्तों, तो वो सीरीज में आपने देखा था कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे था, कॉपर क्या था, हाइड्रोजन से नीचे था, सिल्वर भी क्या था, हाइड्रोजन से नीचे था, और गोल्ड भी क्या था, हाइड्रोजन से नीचे था। तो ये तीनों क्या है दोस्तों, बहुत ही लेस रिएक्टिव है, तो ये वाटर के साथ क्रिया ही नहीं करते। और दोस्तों जो सोडियम होता है वो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव था, तो वो बहुत ही जल्दी से वाटर के साथ क्रिया कर लेता है। तो दोस्तों जब सोडियम है जब वाटर के साथ क्रिया करता है, सोडियम जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और साथ ही एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों, जब भी मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे उत्पन्न होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। तो सोडियम ने दोस्तों जब जल के साथ क्रिया की तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस भी इवोल्व हुई। ऐसे ही मैग्नीशियम जब जल के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दोस्तों ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने में ऑक्साइड बन रहा था और यहाँ पे बनेगा हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इनका केमिकल नेम। तो ये थी दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड्स। तो इसमें देखो दोस्तों, मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी ऐसे मेटल जो कि हाइड्रोजन से बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। इवोल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड। तो ऐसे मेटल्स दोस्तों जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, जब ये वाले मेटल्स एसिड के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। कौन सी गैस इवोल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। तो दोस्तों कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तो क्या है, बहुत ही हाइड्रोजन से नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये क्या है, रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके साथ क्रिया नहीं करते। कौन कौन, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन दोस्तों कॉपर क्या है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ क्रिया कर लेता है, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर क्या करता है, क्रिया करता है, लेकिन किसके साथ नहीं करता दोस्तों, HCl के साथ नहीं करता। हाइड्रो जो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दोस्तों, इसको HCl इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है। HCl के साथ कॉपर सिल्वर और गोल्ड क्या नहीं करते दोस्तों, रिएक्ट नहीं करते। लेकिन कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन में मतलब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से मेटल्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर ऑप्शन में कॉपर या सिल्वर या गोल्ड इनमें से कोई हुआ दोस्तों तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सिल्वर और गोल्ड है जो वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते। और अगर आया कि कॉपर किसके साथ क्रिया करता है तो कॉपर नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करता है। उसके बाद दोस्तों विद नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज,
ये भी दोस्तों दो मेटल्स है। कौन कौन से? एक तो मैग्नीशियम और मैंगनीज। इनके अलावा मैग्नीशियम और मैंगनीज के अलावा अगर कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ध्यान से समझना दोस्तों, मैंगनीज कोई भी मेटल है, इन दोनों को छोड़ दो, मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़ दो। इनके अलावा कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ? नाइट्रिक एसिड, तनु नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करता है? अगर क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती, हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती। लेकिन दोस्तों जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। देखो इस में बहुत सारे पॉइंट आपके बनते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों यही है कि मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। और अगर मैग्नीशियम या मैंगनीज इनमें से कोई नाइट्रिक एसिड के साथ करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन इनके अलावा कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। उसके बाद दोस्तों कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। कॉपर किसके साथ करता है रिएक्ट? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ। तो बहुत सारे पॉइंट दोस्तों यहाँ से आपको मिलते हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आपको पहले समझना है और फिर इसको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। याद करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। देखो दोस्तों जो मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसने रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और साथ में क्या निकला दोस्तों? हाइड्रोजन गैस निकली। ऐसे सोडियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की, सोडियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट की तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो जब भी HCl के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो जितना भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों क्षारों के साथ अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन विद बेसिस। अभी तो हमने एसिड के साथ पढ़ी थी, अब किसके साथ है दोस्तों? बेस के साथ। All metals do not react with bases to produce hydrogen gas. Some metals react with bases to form salt and hydrogen gas. देखो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि सभी मेटल्स हैं जो वो क्या है? बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि क्षारों के साथ जब रिक्रिया करते हैं मेटल तो जरूरी नहीं है कि सभी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कुछ ही ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि बेस के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे जिंक है दोस्तों, जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोस्तों बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब जिंक बेस के साथ किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे जिंक ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करी तो क्या बना दोस्तों? सोडियम जिंकेट बना, Na2ZnO2। तो ये आपको फॉर्मूला भी आप इसका याद रख सकते हैं, Na2ZnO2 किसका होता है? सोडियम जिंकेट का। तो Zn जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया गया तो सोडियम जिंकेट बना और साथ ही क्या निकली दोस्तों? हाइड्रोजन गैस निकली। तो सभी के साथ नहीं निकलती दोस्तों, सभी मेटल्स के साथ नहीं निकलती, किसी किसी मेटल के साथ ये निकलती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों? देखो ऑल ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी अगर मोर रिएक्टिव मेटल हुआ वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। कहाँ से? फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन, उनके साल्ट सॉल्यूशन से। और लेस रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता किसी हाई रिएक्टिव मेटल को। यानी दोस्तों जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो क्या करती है? कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से क्या कर देती है? उसका जो लवण विलयन होता है, साल्ट सॉल्यूशन होता है, उससे विस्थापित कर देती है। जैसे दोस्तों जो आयरन है अगर उसे कॉपर सल्फेट में, कॉपर का क्या है दोस्तों? एक सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है ना, कॉपर सल्फेट है जो, अगर इसमें आयरन को डाला गया कॉपर सल्फेट में। अब आपको पता है दोस्तों जो आयरन है वो कॉपर से क्या होती है? ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। तो कॉपर को क्या करेगी? ये डिस्प्लेस कर देगी। देखो दोस्तों कॉपर को अलग कर दिया और खुद क्या बन गई? फेरस सल्फेट बन गया, यानी कि खुद सॉल्यूशन के साथ मिक्स होगी। तो इसने क्या करा? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो कोई भी अधिक क्रियाशील धातु क्या करती है? कम क्रियाशील धातु को
क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। इस सॉल्यूशन से इसने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर अलग हो गया और खुद क्या बन गया दोस्तों, आयरन सल्फेट बन गया। अब जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जैसे ही कॉपर सल्फेट में आयरन डाला तो कॉपर अलग हो गया और आयरन सल्फेट बन गया, जिसका कलर क्या होता है, हल्का सा ग्रीन होता है। तो कोई भी अधिक क्रियाशील धातु क्या करती है दोस्तों, कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। लेकिन दोस्तों कोई भी कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं करती। यानी अगर इसको हम उल्टा करें, अगर हम कॉपर में फेरस सल्फेट मिलाएं तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु है और ये ज़्यादा। तो कम क्रियाशील धातु दोस्तों ज़्यादा क्रियाशील धातु का विस्थापित नहीं करती, बल्कि जो ज़्यादा क्रियाशील धातु है वही क्या करती है, कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। जैसे मैग्नीशियम है दोस्तों, इसको अगर हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, कॉपर विस्थापित हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। कॉपर दोस्तों वो बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल होता है, कम क्रियाशील होता है, इसलिए जितने भी इससे ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं वो क्या करती हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर देती हैं इसके साल्ट सॉल्यूशन में। तो ये था दोस्तों विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ेंगे धातुओं के उपयोग, यानी मेटल्स का यूज़ कहाँ होता है। दोस्तों जो ये मेटल्स क्या है दोस्तों, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, अभी आपने बहुत सारे मेटल्स के बारे में पढ़ा, ये कहते सभी मेटल्स है, सोना चांदी। तो आपको पता ही होगा कि इनका यूज़ कहाँ होता है। सोना चांदी है दोस्तों, इसका यूज़ कहाँ होता है, ज्वेलरी में होता है, ठीक है। और जो लोहा वगैरह हो गया, आयरन हो गया, या मतलब और भी कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह, उनका कहाँ होता है, मशीनरीज में यूज़ होता है। जो मशीनें बनाई जाती हैं उनमें धातु का उपयोग होता है। ऑटोमोबाइल्स, जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं, एरोप्लेन्स हो गए दोस्तों, क्या होते हैं दोस्तों, जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, रेलगाड़ियाँ होती हैं, तो इन सभी में मेटल्स का यूज़ किया जाता है। जितने भी इंडस्ट्रियल गैजेट्स हैं, ठीक है, वाटर बॉयलर्स हैं, तो इन सभी में क्या है दोस्तों, धातुओं का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की वायर बनाई जाती है दोस्तों, जो बिजली की तारें होती हैं उसमें किसका यूज़ किया जाता है, मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो मेटल्स के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों मेटल के बारे में कि मेटल, अभी हमें थोड़ा रिवीजन लेते हैं क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मेटल के बारे में पढ़ा कि मेटल होता क्या है, फिर हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी। रिएक्टिविटी सीरीज़ के बाद हमने क्या पढ़ा दोस्तों, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिसमें ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ और एक विस्थापन अभिक्रिया। तो 5 टोटल इसकी रिएक्शंस पढ़ी। उसके बाद क्या पढ़ा दोस्तों, धातु के उपयोग पढ़े। तो दोस्तों ये था मेटल्स के बारे में हमने आज पढ़ा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और अगर कोई डाउट रहता है कि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर फिर भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि दोबारा देखने से दोस्तों क्या होगा, आपको जो पॉइंट आपके छूट गए एक बार देखने से वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा, हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।